लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक को टोटल हम लोगों ने 3 वीडियोस में उसको स्प्लिट अप किया है। पहला वाला बहुत बड़ा है, थोड़ा सेकंड वाला आई थिंक उससे थोड़ा छोटा है और थर्ड वाला तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। अभी हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भी है ये काफ़ी हद तक। अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ऑब्वियस है कि एक ही लेक्चर में भी कंप्लीट किया जा सकता है, 1.5 घंटे का 1 घंटे का ऐसा वीडियो बनाकर, बट इसको 1 या 1.5 घंटे का लंबा प्रवचन वीडियो ना बनाते हुए इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग जो बेसिक जनरल ट्रेंड होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर वो सीखेंगे और उसके बाद कल की क्लास में जो इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं उन पे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको समझने से पहले एक बहुत ही जनरल हमारा जो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है करके उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं एक आपके पास एक पर्सन है, लेट्स से वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, ये मान लो ये एक पर्सन है करके, ठीक है। अब मुझे किसी एक इंसान ने लाके दी लौकी की सब्जी खाने के लिए कि लो ये करके खाओ। अब मैक्सिमम मैं जहाँ तक मैंने चीज़ें देखी हैं, लोगों को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं आती। हाँ, जैसे एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, हो सकता है रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हो। कुछ लोगों को लौकी, कद्दू, गिलकी, परवल ये सब बहुत पसंद हो, बट बेसिकली मुझे तो पसंद नहीं है। तो मुझे उस सब्ज़ी को खाने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, मुझे उस सब्ज़ी को खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। अच्छा ठीक है करके, लेकिन अगर उसी लौकी की सब्ज़ी के बजाय मेरे को ऑप्शन में मिलता कि आपको पनीर की सब्ज़ी मिल रही है या फिर आपको भिंडी की सब्ज़ी मिल रही है, जो कि मेरी काफ़ी फेवरेट है, मेरी बहुत इच्छा होती करके चलो खा लेते हैं करके, राइट, इस तरीके से। तो बस यही चीज़ आप लोगों के एटम्स में एग्जिस्ट करती है। मैं अपने आप को रिप्लेस करवा देती हूँ एक एटम से और सब्जियों को रिप्लेस करवा देते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन से। अगर आपके पास कोई एक एटम है और उस एटम में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो या फिर आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि लो एटम मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लो, तो वो जो एटम है वो मे भी इलेक्ट्रॉन ऐड भी करवा सकता है या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं भी करवाए, है ना, दोनों चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अगर किसी एटम को अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, अरे आओ आओ मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, और वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, जितने इजीली मैं पनीर की सब्जी खा लेती हूँ, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस एटम की जो एफिनिटी है वो बहुत ही अच्छी है। किसके प्रति? लौकी के प्रति नहीं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स के प्रति। तो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपली आप उस चीज़ को कहते हो कि किसी भी एटम की टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। आपका जो एटम है वो कितने हद तक आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की इच्छा रखता है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट ज़रूरी तो नहीं है कि इमेजिन करते हैं मुझे डेयरी प्रोडक्ट में पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, पनीर इवन बहुत अच्छा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल है और तुमको भी अच्छा लगता हो। there may be some kind of persons who don't like paneer at all, और there may be some kind of persons who like लौकी की सब्जी। तो आपके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के एटम्स के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के अंदर में भी ये टेंडेंसी होती है करके कि वो लोग क्या करते हैं करके, कुछ उन एलिमेंट्स के एटम मना करते हैं कि नहीं यार हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। क्यों मना करते हैं? देयर में भी वेरियस रीजंस, बट वो मना करते हैं या फिर वो लोग झिकझिक करते हैं कि नहीं खाना है, नहीं करना है। जैसे अब मुझे लौकी नहीं पसंद है, मैं क्या करूँगी? मना करूँगी, नहीं नहीं मुझे आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, मैं बाहर से खाकर आ चुकी हूँ, मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे नींद आ रही है, सो दैट आई कैन अवॉइड दैट प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ लौकी की सब्जी। सो देयरफॉर आप लोगों के पास देयर आर सर्टेन एटम्स जिनको ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं करके कि कोई उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करे। अब ऐसे कौन से एटम है जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन को मना करेंगे, ठीक है। कुछ एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो ये एडिशन वाली जो प्रोसेस होती है इसको बहुत ही ईजीली कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं करके, उनको बहुत अच्छा लगता है, दे लव टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स इन देमसेल्फ, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा लेते हैं खुद के अंदर। तो ऐसे एटम्स, ठीक है, जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा लेते हैं
ठीक है। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा लेते हैं अपने अंदर बहुत ही ईजीली, उसको हम लोग कहते हैं कि अच्छा दे हैव गुड एफिनिटी टूवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, दे हैव गुड एफिनिटी टूवर्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स करके। बट देयर आर सम एटम्स जिन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि कोई उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करे। ठीक है, उनको दे डोंट लाइक। ठीक है, जब आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराने जाओ तो वहाँ पे उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि यार मेरे अंदर ना कोई एटम के अंदर मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो पहला तो रीज़न है कि डिफ़िकल्टी आ क्यों रही है। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि अच्छे ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं दुनिया में जो इस चीज़ के प्रति मतलब ऐसा दिखाएं कि नो वी डोंट लाइक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर सेल। बट ऐसा आखिर वो करते क्यों हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो अब उस रीज़न को हम समझते हैं करके। वो रीज़न ये है कि अगर कोई एटम पहले से स्टेबल है। अब स्टेबल होने के उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर वो पहले से स्टेबल है, स्टेबल होने का रीज़न ये हो सकता है कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके रखा हो करके, यानी कि डुप्लेट कंप्लीट हो उसका, ऑक्टेट कंप्लीट हो, दैट इज नोबल गैसेस। या फिर हो सकता है उसके पास जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका फुली फिल्ड हो। या फिर हो सकता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड हो। तो हमको तो पता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं या फिर हाफ फिल्ड होते हैं, तो वो लोग एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू उनके अदर पार्टनर्स के। लाइक P6 और P5 में अगर मैं कंपैरिजन करूंगी तो P6 विल बी मोर स्टेबल बिकॉज P6 एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, अगर मैं P5 का P3 से भी कंपैरिजन करूंगी तो P3 भी स्टेबल है बिकॉज वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो ये वो रीजंस होते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगता है करके कि कोई उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करे। क्योंकि जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन एडिशन करवाने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एडिशन करवाने के दौरान, ठीक है, आपने अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया कैसे भी करके, ज़बरदस्ती करके, तो उनकी तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई ना। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट था उसका ऑक्टेट डिस्टर्ब हो गया, जो हाफ फिल्ड था वो हाफ फिल्ड नहीं रहा, जो फुल्ली फिल्ड था वो फुल्ली फिल्ड से आगे बढ़ गया। मतलब डिस्टर्ब हो गया, फुली फिल्ड में क्या बोले, लेकिन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। उनकी स्टेबिलिटी जो पहले थी वो स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, चीज़ें कम स्टेबल हो गई। तो कोई भी सिस्टम चाहे, ठीक है, ये नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी इफेक्ट हो, जो भी तुम बोलना चाहो, वो नहीं चाहेगा कि उसकी स्टेबिलिटी पे कोई असर पड़े। सो देयरफॉर दे इनिशियली क्या करते हैं, रिजेक्शन करते हैं कि नहीं नहीं हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, नहीं हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। लाइक मी, मैं अगर किसी के घर खाना खाने जाऊंगी और वो इंसान मुझे लौकी सर्व करेगा, सुनकर भी भयानक लगता है करके, और वो इंसान मेरे को लौकी सब्जी दे रहा है, आई विल जस्ट क्या करूँगी, मैं उसको मना करूँगी, नहीं 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 मैं हो गया मेरा खाना, नहीं नहीं रहने दीजिए वगैरह वगैरह। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है वो इंसान इतना कन्विंसिंग हो नेचर में, ठीक है, या फिर इतना धौस वाला हो कि तुम्हें प्यास, नहीं 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 थोड़ा तो खा लीजिए, नहीं नहीं थोड़ा तो खा लीजिए करके थोड़ा थोड़ा लौकी आपको दे दे। या फिर ऐसा हो तुम्हारी मम्मी के जैसा जो सीधा गाल पे खींच के लगाए बोले कि खाना है नहीं तो भूखे रहो, सब भूखे रहो बराबर, और तुम्हें खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने आपके ऊपर एनर्जी लगाई, उन्होंने आपके ऊपर एफर्ट्स लगाए, और फाइनली आपको थोड़ी बहुत लौकी की सब्जी खानी पड़ी, ना चाहते हुए भी आपको लेनी पड़ी। तो जब ऐसे कोई एटम्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा क्वाइट डिफिकल्ट होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो कभी भी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवाएंगे ही नहीं। वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करवाते हैं, बेशक करवाते हैं, बट उतने ईजीली नहीं करवाते जितने ईजीली ऊपर वाले करवा रहे थे। अब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करते वक्त मुझको ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, मुझे इनके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, मुझे इनके साथ झकझक चिकचिक करनी पड़ती है कि तुम जाओ इलेक्ट्रॉन अंदर जाओ। यानी कि वो एटम के जो है वो मना कर रहा है, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और हम लोग ज़बरदस्ती उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। ये उसी तरीके की सिचुएशन है कि जब मेरी अलमारी के अंदर कपड़े पूरे ठूस ठूस के भरे हुए हैं क्योंकि अच्छे से जमाए गए नहीं है, मेरी अलमारी चीख चीख के बोल रही है कि देखो मेरी कैपेसिटी फुल होती जा रही है, आप दूसरी अलमारी खरीद लो। बट स्टिल मैं क्या करती हूँ, जब भी अलमारी खोलूँगी जो कपड़े बाहर की तरफ गिर रहे होंगे उनको पकड़ूंगी, ऐसे ठूसूंगी और किसी तरीके से लॉक लगा के हाँ मैनेज करूँगी कि फाइनली अलमारी लग गई। बट क्या वो काम ईजीली हुआ? क्या नहीं। उन कपड़ों को अंदर डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ गया, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ गई ताकि वो कपड़े अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए।
तो वैसे ही आपके जब एटम्स आनाकानी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने से, तो ऐसे केस में उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हम डालेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, चाहे वो इनर्ट गैस हो या चाहे कोई भी हो, कि इलेक्ट्रॉन हम नहीं डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो डलेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डलेगा तो इसका मतलब ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हो, तो यानी कि आपको वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, उसको इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी मम्मी को पालक लौकी तुम्हें खिलाना है तो तुम अपने आप तो खाओगे नहीं, सो दे हैव टू सप्लाई एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्यार और आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुस्सा, कैसे भी, बट शी हैव टू अप्लाई सम पार्ट ऑफ एनर्जी। तो सिमिलरली वैसे ही हम लोगों को जब उस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डालना है तो हमें भी उसके अंदर क्या करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो इनडायरेक्टली इस प्रोसेस के अंदर हुआ क्या, इनडायरेक्टली इस प्रोसेस के अंदर ये हुआ कि उस पर्टिकुलर एटम ने जो कि आनाकानी कर रहा था, जो कि स्टेबल था, ठीक है, एक ऐसा एटम जो कि आनाकानी कर रहा था, जो कि स्टेबल था, और भी एक रीज़न होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे आनाकानी करने वाले एटम ने बोला चलो ठीक है मैं इलेक्ट्रॉन रख तो लेता हूँ, मैं लेकिन क्या करूँगा उसके बदले में मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री में नहीं रखूँगा, जब तुमको मुझसे कुछ काम करवाना है तो मेरे से मुझे एनर्जी दो। तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई कर लेते हैं। और हमारे एनर्जी सप्लाई करने की वजह से क्या होता है, वो जो बेचारा एटम होता है वो एटम क्या कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो बेचारा एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो अब ऐसे में क्या होता है, वो पर्टिकुलर प्रोसेस क्या कहलाने लगती है, आपकी एंडोथर्मिक। ठीक है, और हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का जो डेल्टा एच होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पॉजिटिव। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एच, ये आप लोग आगे थर्मोडाइनमिक्स से सीखोगे, बट ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर कोई एटम अच्छा है, अब अच्छा की डेफिनेशन किसे कहते हैं, किसे अच्छा कहेंगे, अच्छा की डेफिनेशन ये कि अगर कोई एटम इस प्रकार का है जो बोल रहा है नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है करके आप लोग मज़े से मुझे क्या कर सकते हो करके मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन डालो, मुझे तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवाना बहुत पसंद है करके, है ना। तो ऐसे में आपको कोई एफर्ट्स लगाना पड़ा क्या, नहीं लगाना पड़ा। तो एंड इन दैट केस होता क्या है कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन का एडिशन अगर बहुत ही ईजीली अगर हो जाता है, तो ऐसी प्रोसेस में जब वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन ईजीली हो जाता है, हमें उसको कोई एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो हमको रिटर्न में एनर्जी देता है। ठीक है, बल्कि ऐसी प्रोसेस में क्या होता है, रिटर्न में हम लोगों को एनर्जी क्या की जाती है, एमिट आउट की जाती है। इसका मतलब अगर एनर्जी एटम अपने अंदर से निकाल रहा है, यानी कि एटम ने अपने अंदर से क्या किया है करके एनर्जी को रिमूव किया है, और अगर उसने अपने अंदर से एनर्जी को रिमूव किया यानी कि दैट प्रोसेसेस आर टर्म्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस का डेल्टा एच कितना होता है, नेगेटिव, बराबर। तो व्हाट डू यू, अभी तो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई। तो पहले तो एफिनिटी का मतलब समझ लिया कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आपका कितना लगाव है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति कितना लगाव है। अब ज़रूरी नहीं होता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आपके 118 एलिमेंट्स हैं तो हर 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन के प्रति जो लगाव होगा वो या तो हमेशा अच्छा होगा, तो हमेशा गंदा होगा, अच्छा एलिमेंट शो नहीं करेंगे। तो पहला तो हम लोगों को एक हेडिंग डालनी है, नोट। वो नोट ये है कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ एटम के एलिमेंट्स के जो कुछ एटम होते हैं उन लोगों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। और कुछ आपके ऐसे एटम भी हो सकते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या इंप्लाई करती है, किस बात को ये मतलब इंडिकेट करती है, इसका पॉजिटिव होना, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि देखो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ही पॉजिटिव है, यानी कि मैं आप लोगों के साथ इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी जो अगर पॉजिटिव आ रही है, अच्छा इससे बाद में बात करते हैं, रुको अभी इसको अपन थोड़ा गैप छोड़ते हैं, इससे बाद में बात करते हैं जब टॉपिक आगे बढ़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे केस में क्या हो गया करके आप लोगों ने बहुत ही ईजीली इलेक्ट्रॉन या दे दिया है तो ले लिया, जो कुछ तो किया तुमने ज़बरदस्ती उसके साथ की, लेकिन मैं बोलूँगी हाँ मेरी इसके प्रति एफिनिटी अच्छी है, मैं इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी अच्छी है, इसका मतलब मैं ईजीली इलेक्ट्रॉन ले लूँगी,
मैं अगर इजीली इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ, इसका मतलब वो प्रोसेस एक्सो है, और अगर वो प्रोसेस एक्सो है तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं करके किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस बात को दर्शाती है, वो इस बात को दर्शाएगी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही डिफ़िकल्टी ना नुकुर करने के बाद, और प्रोसेस कैसी है, एंडो है। मैंने कैसे डिसाइड किया एंडो है, ऊपर समझाया है। और अगर प्रोसेस एंडो है तो इससे क्या समझ में आया, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है, नोट नंबर 3, इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो भी वैल्यू या जो भी आंसर आएगा, उस आंसर की जो साइन है और जो आपके डेल्टा एच की साइन है, ये दोनों डेल्टा एच की जो साइन होती है ये एक दूसरे से अपोजिट होती है। यानी कि अगर मान लेते हैं हमेशा अगर किसी प्रोसेस में मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो मेरे जो डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो डेफिनेटली नेगेटिव होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब एक छोटा सा नोट हम ऊपर रखते हैं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव रख रहा है तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट करना चाहता है, वो लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, वो लेना चाह रहा है। अब हिंदी मेरी थोड़ी वीक हो चुकी है करके, काफ़ी सालों से एक्चुअल में नहीं लिखी हूँ मैंने। ठीक है, 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो गए, हिंदी नहीं लिखी हूँ, से बोली है। तो लेना चाह रहा है, और अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव है तो ही डोंट और शी डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कैसा है, नहीं चाहिए। बाप रे क्या पुअर हिंदी है। इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट्स अब याद रखोगे। अच्छा, और क्या पॉइंट्स याद रखना है, और कोई पॉइंट है ऐसा जो वर्ड याद रखना है? हाँ, अब वो वर्ड देखो क्या है। मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग तो समझा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन पे जाने से पहले हम लोग अपने डिस्कशन से बातचीत करते हैं। हमारे डिस्कशन से हमें क्या सीख मिली? हमारे डिस्कशन से हमें ये सीख मिली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कुछ एलिमेंट्स के एटम्स में वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो सकती है, कुछ एलिमेंट्स के प्रोसेस में वही प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक हो सकती है। तो प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक, प्रोसेस कैन बी एक्सोथर्मिक, ये पहला पॉइंट याद रखना। ठीक है, ये जो आप लोगों के इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन एडिशन की जो ये प्रोसेस होती है, ये इलेक्ट्रॉन एडिशन की प्रोसेस आपकी एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है। लेकिन अब जो तुम्हारी बुक है, बुक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी रहती है, उन डेफिनेशंस में कैसा लिखा रहता है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में लिखा रहता था कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए, बराबर आपके पास क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड गैशियस एटम होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर रही हूँ तो वो एटम आप लोगों के पास फर्स्ट ऑफ ऑल गैशियस स्टेट में होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आयनाइजेशन एनर्जी के वक्त आई थिंक ये पार्ट स्किप कर दिया था, या मुझे याद नहीं रहा था कि गैशियस क्यों होना चाहिए, वो मैं अभी समझा दूंगी, बट फिलहाल याद रखेंगे गैशियस होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ में वो 0 केल्विन पे होना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों की दोनों मेजर की जाती हैं 0 केल्विन पे, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द मोशन सीज हो जाता है। मेरा मोशन नहीं, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मोशन सीज हो जाता है, जिसके बारे में आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, बट ये एक थोड़ी सी आउट ऑफ द बुक वाली शायद नॉलेज है कि गैशियस तो होना चाहिए, आइसोलेटेड भी होना चाहिए आपका एटम, लेकिन वो 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ को और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड गैशियस एटम होगा तो उस आइसोलेटेड गैशियस एटम में जब मैं इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँगी तो उस ऐड करने वाली प्रोसेस में क्या होगा करके सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, वहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी करके रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस प्रोसेस में रिलीज हुई, ठीक है, उस पूरी प्रोसेस में जो रिलीज हुई उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बराबर उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब तुम्हें ऐसा लगेगा
कि अरे अभी तो आपने बोला करके कि एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है, नाउ यू आर टेलिंग इट विल ऑलवेज बी एक्सोथर्मिक। हाउ? मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक्स में लिखी हुई डेफिनेशंस कह रही हैं। डेफिनेशंस के हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन ऐसी बनाई है करके कि ये वाली जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम टाइम्स आपकी एक्सोथर्मिक रहेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर आपके पास 118 एलिमेंट्स है तो उसमें मोस्ट ऑफ द एटम्स पहली बार में जब आप उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो पहली बार में जब आपने उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो नखरे नहीं दिखाएंगे, बहुत इजीली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को वो लोग क्या कर लेंगे, अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेंगे, अपने अंदर ऐड करवा लेंगे, और जब वो अपने अंदर ऐड करवाएंगे तो बदले में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे करके। बराबर। सो यहाँ पे जो बुक्स में स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं उनमें एनर्जी रिलीज वाला वर्ड होता है, बट इन रियलिटी आपकी जब भी रियलिटी की बात होती है तो आपके एटम में आप कभी भी प्रिसाइसली ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा एटम्स के अंदर जब भी आपने इलेक्ट्रॉन डाला देन प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक या फिर ऑलवेज एंडोथर्मिक। यू कैन नॉट यूज द वर्ड ऑलवेज। इट मे बी डिपेंड्स अपॉन एटम, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मे बी सम अदर फैक्टर्स, बट इट इज नॉट अ कंफर्म कि आपको अगर एक आइटम दिया जाए उस आइटम में आपने एनर्जी डाली, इलेक्ट्रॉन डाले और वो हमेशा एक्सोथर्मिक हो गया, वो हमेशा एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। वो डेफिनेशन वाला कहता है कि वो वाली प्रोसेस में हमेशा एनर्जी निकलेगी। तो ये जो डेफिनेशन बनाई गई है, इस डेफिनेशन को ये सोच के बनाया गया है जो मैक्सिमम लोगों में जो पैटर्न फॉलो होता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आप लोगों को एटम जो है वो कभी भी कंप्लीट आप नहीं बोल सकते कि सारे एटम्स आप लोगों के हमेशा एक्सो रहेंगे या फिर आप लोगों के हमेशा वाली प्रोसेस एंडो रहेगी करके, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ भी नहीं है करके इसके बारे में बताने लायक। हाँ, लेकिन अब यहाँ से एक वर्ड तुम्हें समझना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसका जो सिंबल होता है ना, वो सिंबल होता है डेल्टा HEG, बराबर, डेल्टा HEG ये उसका सिंबल होता है। मैं तो देखो ऐसे लिखती हूँ, लेकिन बुक्स में ना ये चीज़ ऐसी लिखी होती है, डेल्टा लिखा होता है, फिर EG लिखा होता है और फिर H लिखा होता है, बट मेरी आदत डल गई है ना ऐसे लिखने की, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है उसको लिखने का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ऐसे आखिर है तो एंथैल्पी, जैसे मैंने ऊपर बोला था कि देखो डेल्टा H की वैल्यू है ना, मैंने वही बोला था, तो आखिर है तो ये एंथैल्पी। आगे थर्मोडायनेमिक्स में आप और भी बहुत सारी प्रकार के एंथैल्पीज पढ़ोगे, बट उनका नाम बदल जाता है, जैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी, इवेपोरेशन वाली एंथैल्पी, फ्यूजन की एंथैल्पी। एंथैल्पी मीन्स चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी मीन्स चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी मीन्स चेंज इन एनर्जी। तो डेल्टा HG, ठीक है, डेल्टा HG आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। अब यहाँ से एक बात याद रखना, जैसे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा HEG और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, दोनों की जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होंगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग रहेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए EA इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो डेल्टा HEG इसकी वैल्यू निगेटिव ही आनी है, ये बात एकदम याद रखना। उसकी वैल्यू कैसी आनी है करके, निगेटिव ही आनी है। अच्छा, अगर किसी के EA की वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा HEG की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बराबर। अच्छा, अब और इसके बारे में और क्या जानकारी हम लोगों को प्राप्त करनी है। जानकारी देखो हमें कुछ इस प्रकार से इकट्ठा करनी है, वो ये है कि आप लोगों के पास ये जो प्रोसेस हुई, जो पॉइंट 5 मैंने बना लिया, इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स बन सकता है क्या नोट्स में? तो हाँ, और पॉइंट्स हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं, देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है करके। वो पॉइंट्स ये है करके, जैसे पॉइंट नंबर 6 में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि डेल्टा HEG क्या है, ये चेंज है कि एनर्जी में कितना चेंज आया। अब तुम्हें तो पता है चेंज हमेशा हम अपन कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू जो भी होगी और माइनस में इनिशियल वैल्यू जो भी होगी, उसी को हम लोग चेंज कहते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू विल बी नोन एज चेंज। अब अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो एक्सो का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। एक्सोथर्मिक है मतलब एनर्जी रिलीज हुई। किसने एनर्जी रिलीज की, आपके प्रोडक्ट ने एनर्जी रिलीज की।
प्रोडक्ट ने रिएक्टेंट के कंपेयर में एनर्जी क्या की, रिलीज की। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी फाइनल एनर्जी रहेगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल। तो जब फाइनल एज कम्पेयर टू इनिशियल कम होगा तो उनका जो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्शन की वैल्यू का आंसर भी कैसा आएगा करके निगेटिव आएगा। डायरेक्ट यहाँ से समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में माना कि एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव आती है बट उसके साथ आपके डेल्टा HEG की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव। तो ऊपर में भी मैं एक लॉजिक दे चुकी थी कैसे उन दोनों की वैल्यूज में अपोजिट साइन होता है, ठीक है। और एक नीचे में भी वही सेम लॉजिक है बट थोड़ा सा उसको लिखवा दिया है। और अगर किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब प्रोसेस कैसी है, एंडो है। एंडो का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। किसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सोचो। एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला कौन, एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला हुआ फाइनल, यानी कि फाइनल के अंदर एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर किसके, रिएक्टेंट के। सो फाइनल माइनस इनिशियल की जो वैल्यू आएगी उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि डेल्टा HEG की वैल्यू कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इससे हमें ये समझ में आ गया करके कि यहाँ करके दोनों का अपोजिट साइन होता है। पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। ये पॉइंट नंबर 7 आप लोगों का करके मतलब क्या कहूँ मैं इसको, एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट था और तो कुछ नहीं। हाँ, और पॉइंट नंबर 7 एक रिलेशनशिप है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हम इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच का है, ठीक है। डेल्टा आप लोगों का EGH इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ RT। ये वो रिलेशनशिप है जो तुम लोगों को याद रखना है करके, और कुछ भी नहीं, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है करके, बस। अच्छा, और उसके अलावा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 7 हम लोगों का हो चुका है। अब पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। तो देखो जरा पॉइंट नंबर 8 क्या है। पॉइंट नंबर 8 को ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, वो है A। अब इस न्यूट्रल एटम A में मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाहती हूँ। एक मेरे पास न्यूट्रल एटम A है, इस न्यूट्रल एटम A में मैं क्या करना चाहती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना चाह रही हूँ। तो मैंने इसको बोला कि लो करके एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अच्छा, एक बात और, जब भी हम लोग एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग गैस लेंगे करके। मैं हर जगह जी गैस नहीं लिखूंगी, बट वो समझ जाना कि वो गैस है। तुम चाहो तो अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया A नेगेटिव। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, वो बन गया A2 नेगेटिव। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बन गया A3 नेगेटिव। फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बन गया A4 नेगेटिव, एंड सो ऑन चलता जा रहा है, जस्ट इमेजिन। तो जब हम लोग यहाँ से पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे पहली बार जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे उसे क्या कहते थे, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। तो जब पहली बार मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगी इसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 1। जब दूसरी बार ऐड किया तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 3, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर 4, बराबर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नंबर क्या है, वो 4 है करके, ठीक है। अच्छा, ठीक है करके, ये भी पार्ट हो गया हम लोगों का करके। अब इसमें क्या देखना है, तो जब हम लोग पहली बार उसका इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो ये जो आपका एटम था, ये एटम फिलहाल न्यूट्रल है, ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना तो इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये एटम ज़िद्दी है, तो अगर ये एटम ज़िद्दी है, लाइक उसके पास कोई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक उसका पास हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो मैं ये कहूँगी कि उस पर्टिकुलर एटम को डिफ़िकल्टी होगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, वो नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो। तो ऐसे केस में अगर ए एटम ऐसा हुआ तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस हो जाएगी एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। लेकिन अगर मान लेते ए न्यूट्रल एटम ऐसा नहीं हुआ, न्यूट्रल एटम ए बहुत ही सीधा साधा है, बोलेगा हाँ मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो ये प्रोसेस फिर एक्सोथर्मिक हो जाएगी करके। सो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं पता कि एक्चुअल में एटम ए, क्योंकि मैं तो इन जनरल बात कर रही हूँ ना, मैं तो किसी स्पेसिफिक एटम को ले ही नहीं रही, वो तो एटम टू एटम वेरी करेगा कि एटम कैसा है। तो आपकी जो पहली स्टेप होती है, यानी कि जब आप पहली बार आप क्या करते हो करके इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो उस वक्त आंसर मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। लेकिन जब आपका एक बार आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, A माइनस से आप A2 निगेटिव माइनस बनाना चाह रहे हो, तो तुम ये देखो कि आप अब आपका A निगेटिव एक अनायन है,
अनायन है मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है और आप उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड कर रहे हो। तो अब जब तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो इनकमिंग में आने वाला न्यू इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद होने वाला एक्स्ट्रा का एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा। वो ऐड करवाना नहीं चाहेगा, यानी कि तुम्हें ना मतलब इसको हम कैसे लिखें, नॉट इंटरेस्टेड इन एडिशन, ऐसे लिख देता है कि उसको एडिशन में कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। तो देयरफॉर, लेकिन तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन डालना है, तो तुम क्या करोगे, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालोगे। और अगर तुमने इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती डाला तो A- से A2 नेगेटिव होने वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी आप लोगों की, एंडोथर्मिक। और अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करके दिए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सेकेंड वैल्यू होगी, बताओ पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो जिन्हों को याद है वो तो लिख देंगे कि हाँ निगेटिव होगी, बट क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तो अगर सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो ऑब्वियस है कि उस दौरान आप लोगों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसकी वैल्यू कैसी आएगी करके, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इतनी अक्ल होनी चाहिए हमारे अंदर कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए कंसेप्ट पता होने चाहिए। फिर अब एक बार A2 नेगेटिव बन गया, उससे अब तुम A3 नेगेटिव बनाना चाहते हो, तो जब वो A नेगेटिव से A2 नेगेटिव बनने में रिपल्शन कर रहा था, वो एक इलेक्ट्रॉन आने वाले एक इलेक्ट्रॉन को जो रिपल्शन दे रहा था, तो अब A2 नेगेटिव से A3 नेगेटिव जब तुम उसको बनाने जाओगे तो पहले के दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब वो इनकमिंग में आने वाले क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन नहीं देंगे, देंगे, ऑब्वियसली देंगे, क्यों नहीं देंगे। सो देयरफॉर अगेन ये वाली प्रोसेस भी आप लोगों की एंडोथर्मिक रहेगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निगेटिव होगी और जो डेल्टा HEG होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। तो अब अपने दिमाग में एक बात डालो, वो बात ये डालो कि जो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप का मतलब जब हम लोग किसी न्यूट्रल एटम में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, पता चले किसी ने तुमको पहले से ही एक अनायन दे दिया है फर्स्ट स्टेप के नाम पर, ठीक है, तो इसलिए रटो मत, कंसेप्चुअली चलो कि अगर फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक न्यूट्रल एटम है और उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो उस प्रोसेस का कोई भरोसा नहीं है, वो एंडो भी हो सकती है, एक्सो भी हो सकती है, डिपेंड करता है करके कि एटम खुद कैसा है। लेकिन अगर आपकी सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप मतलब आप आपका अनायन जो है मोनोवैलेंट अनायन वो अब क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है। तो अब एक बार अगर अनायन फॉर्म हो गया तो अनायन के फॉर्म होने के बाद अब जब तुम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब वो रिपल्शन शो करेगा और दिस प्रोसेस विल ऑलवेज बी व्हाट, एंडोथर्मिक, बराबर। ये प्रोसेस हमेशा कैसी रहेंगी, एंडोथर्मिक रहेंगी। अच्छा, अब इसी में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट वाला पार्ट और देखते हैं। वो कंसेप्ट वाला पार्ट देखो हम लोगों का क्या है कि अगर मैं साइन की बात ना करूं, मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, जैसे किसी भी एनर्जी के आगे अगर प्लस लिखा है माइनस लिखा है तो वो प्लस माइनस किस बात को इंडिकेट करता है, कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है, वो इस बात को इंडिकेट करता है। फिजिक्स में कभी एक्सक्लरेशन पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है, तो वो इस बात को बताता है कि गाड़ी एक्सक्लरेट हुई है कि डी एक्सक्लरेट हुई है ना। तो वैसे ही अभी हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है, ठीक है, हम लोगों को सिर्फ एनर्जी का क्या करना है, कंसिडर मैग्नीट्यूड ऑफ आप लोगों का क्या कहते हैं, EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो भी आएगी, उसकी एनर्जी जितनी भी आएगी उसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर करूँ तो जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो, सक्सेसिव एडिशन जब आप करते हो इलेक्ट्रॉन का, तो सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम डिफिकल्ट, ठीक है, जो आपका सक्सेसिव एडिशन होता है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन का, वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पहले ही अनायन बन चुका है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का सक्सेसिव एडिशन डिफिकल्ट हो रहा है तो इसका ये साफ साफ मतलब है करके कि आपको उसको करवाने के लिए आपको अब क्या करनी पड़ेगी, मोर एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इस बातचीत के बेसिस पे क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ EA1 will be less as compared to magnitude of EA2 and EA2 will be less as compared to the magnitude of EA3 and dot 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 so on करके,
बराबर, ये चीज़ आपकी चलती जाएगी करके, है ना। ठीक है, अब आगे और भी इस पे टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं, बट फिलहाल इतनी बातचीत तो हमने की, अब इसको और कंटिन्यू करते हैं। देखो बातचीत अब क्या है आप लोगों की, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो है वो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज होता है। अब वो पॉइंट नंबर 8 में क्या कन्फ्यूजन होता है वो ध्यान से सुनते हैं। कन्फ्यूजन ये होता है, जैसे ओ है, एग्जाम्पल है, कोई पॉइंट तो है नहीं है, आपका ओ है, ओ से अपन ने ओ नेगेटिव बनाया, ओ से हमने O2 नेगेटिव बनाया। ओ से जब मैंने ओ नेगेटिव बनाया तो ओ मेरा न्यूट्रल था, ओ नेगेटिव मेरा अनायन बना। दिस प्रोसेस आई डोंट नो, इट कैन बी एंडो और इट कैन बी एक्सो। फिलहाल मैंने स्पेसिफाई तो कर दिया है कि वो ओ है, बट फिर भी मैं एक पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ कि वो एंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। लेकिन जब मैं ओ नेगेटिव से O2 नेगेटिव जा रही हूँ तो अनायन ऑलरेडी बन चुका है, ये प्रोसेस डेफिनेटली आपकी एंडो होगी। अब मैनी हैव डाउट्स करके कि ओ का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, दैट कॉन्फ़िगरेशन इज P4 2P4, ओ नेगेटिव मिलने के बाद 2P5 और O2 नेगेटिव बनने के बाद 2P6। तो उन्हें लगता है कि अच्छा 2P5 में जब एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो बन जाएगा 2P6, यानी कि O2 नेगेटिव अटेन कर लेगा क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो उन्हें ऐसा लगता है अरे वाह, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर वो अटेन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के डालने से तो उसको तो डलवाना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, लाओ लाओ मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो ऐड करो ऐड करो। और अगर वो लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने में, ठीक है, ऐसा उन्हें लगता है, मुझे नहीं, कि अगर वो अटेन करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जो उसकी इच्छा है वो इच्छा उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की इच्छा उसकी स्वयं इंक्रीज हो रही है तो ये प्रोसेस क्या कर देते हैं, चलो हम लोग एक्सो कर देते हैं, है ना, ये उनको लगता है। बट ऐसा नहीं होता। आपके जो बेसिक नियम कायदे हैं वो कभी भी बदलने वाले नहीं है। और बेसिक नियम कायदे क्या हैं कि आप एक निगेटिव में और निगेटिव ला रहे हो, चाहे वो नोबल गैस अटेन करे या चाहे वो नोबल गैस अटेन नहीं करे, प्रोसेस विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक। इससे इस बात का कोई वास्ता नहीं है कि वहाँ पर करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाला अचीव हो रहा है या उसके पास नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हो रहा है, उस पर तो बातचीत जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 8। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे गए हैं। JEE में तो आई थिंक नहीं पूछा गया है, मेंस वगैरह में, ये जो आपके मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये वाली चीज़ पूछी जाती है करके, देखते हैं क्या है। लेट्स इमेजिन आई हैव अ न्यूट्रल एटम A, आई कैन मेक इट A नेगेटिव बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, ये मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं इसको दूंगी, अच्छा ठीक है करके मैं इसको A नेगेटिव बना सकती हूँ। लेकिन इमेजिन करते हैं कि मेरे पास पहले से ही A नेगेटिव है। 1 मिनट रुको भैया, 1 मिनट हम लोग गैप लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। हेलो,
चलो बैक टू वर्क। 2 मिनट लग गए हैं, 2-3 मिनट लग गए हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो क्या कहा मैंने जैसे तुम लोगों को कि ए से हम ए निगेटिव बना लिए। अब क्या कह रही थी रुको, हाँ ठीक है, देखो ए है, ए से हमने ए निगेटिव बनाया। अब इसी ए से मैं ए पॉजिटिव भी तो बना सकती हूँ, ये इस तरीके से, है ना। अब अगर ए से मैं ए निगेटिव बना रही हूँ तो यानी कि मैंने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, बराबर, ठीक है, किया है मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड। ए से अगर मैंने ए पॉजिटिव बनाया है तो मतलब मैंने उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अब अगर मैंने उसको रिमूव किया है तो मैं उसे क्या कहूँगी कि इस प्रोसेस के लिए मैंने उसको एनर्जी दी होगी, तो ये कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। अब अगर उसके बाद नेक्स्ट में ए से अगर मैं ए निगेटिव गई हूँ, बराबर, ए से अगर मैं ए निगेटिव जा रही हूँ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये वाली चीज़ हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो ये क्या कहलाएगी, ई ए, बराबर, ये क्या कहलाएगा, ई ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, ए की, क्योंकि ए में डाला है ना। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूँ, ये अगर मैं ऐसा प्रोसेस कर दूँ तो ये क्या हो गया, अगेन इसमें से इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है, और ये चीज़ क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, ए निगेटिव की, बराबर, ये क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी, आपके ए निगेटिव की। तो इस पूरी प्रोसेस से, अच्छा एक और यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जब हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो अगेन हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तभी तो प्लस से ए बना, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा, किसका, ऑफ ए प्लस का। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल से हैं ये फैक्ट्स, इक्वेशन से, मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए की, ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ए की वो किसके बराबर है, देखो, क्योंकि ये वाली जो पूरी होल प्रोसेस है, ये वाली जो होल प्रोसेस, एक मिनट, हाँ, ये वाली जो होल प्रोसेस है, ये वाली होल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल ही तो है। सो आई कैन से दैट कि इस पर्टिकुलर साइड को देखते हुए क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ए की होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी, लेकिन किसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ए की नहीं, ए निगेटिव की। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है, कभी भी इक्वल नहीं होगी। कई लोगों को लगता है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देख कर के अरे इक्वल है, ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे मैंने ए निगेटिव लिखा है, यानी कि जो भी किसी पर्टिकुलर एटम की एफिनिटी होगी वो इक्वल तो होगी आयनाइजेशन एनर्जी की, लेकिन उस एटम से नहीं, उसके मोनो अनायन के से इक्वल होगी, ठीक है। अच्छा, और वैसे ही सेम वही लॉ यहाँ पे भी लगा लो, सेम नियम, कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी, आप लोगों के ए की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी, आपके ए पॉजिटिव की, वो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के, किसके आयनाइजेशन एनर्जी के, ए से एक ज़्यादा के, तो एक ज़्यादा क्या होगा, ए होगा, ये दिख रहा है यहाँ से, ये चीज़ दिख रही है करके। अच्छा, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा जाता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए बोथ आर इक्वल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए निगेटिव, उससे एक ज़्यादा वाले का, ठीक है। कंसेप्ट तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अब इस कंसेप्ट को यूज़ किस प्रकार से करना है वो तुम पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन देखते बराबर वो तुमको रियलाइज़ करना है कि चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इन्हीं दोनों को हम देखते हैं। देखो आगे क्या देखना है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है, कहाँ चला गया, रुको रुको, हाँ, ये आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, ए निगेटिव की, ये आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, ए की। अब यहाँ पे कोई अगर मुझसे पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए निगेटिव और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बताओ, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि दोनों के मतलब क्या कहते हैं इक्वल इक्वल है, ये तो नहीं बोला जा सकता ना। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए निगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है और यहाँ पे किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, ए से रिमूव किया जा रहा है। तो किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, ए निगेटिव से, क्योंकि ए निगेटिव का साइज बड़ा है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ चीज़ें, इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज़ ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए निगेटिव एज कंपेयर टू आपका ए,
ठीक है, एज कंपेयर टू ए के कंपेयर में वो ज़्यादा ईजी है करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। सो देयरफॉर आई कैन से दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी आपकी ए की, ठीक है, वो क्या होगी करके ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें से डिफिकल्ट है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए नेगेटिव वो क्या होगी करके कम होगी। अब इसमें से एक काम करते हैं, लेट अस गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, लेट अस गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। सो थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं। थोड़ी सी मैथमेटिक्स से ये समझ में आता है फ्रॉम 1 and 2 कि यहाँ पे जो ये ए निगेटिव है, इस ए निगेटिव ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को देखो। इस पार्ट को देख के मुझे क्या समझ में आया कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। पहले एक चीज़ ऊपर के स्टेटमेंट से तो समझ में आ गई थी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए कैन नेवर बी इक्वल ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, बट इतना समझ में आ गया कि कभी भी अगर आप दो सेम एटम को कंपेयर कर रहे हो, चाहे उनके कैटायन कंपेयर कर रहे हो चाहे उनके एनायन कंपेयर कर रहे हो, सेम बट दोनों तरफ अगर है लेफ्ट और राइट साइड, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी हमेशा और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी करके कम होगी करके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक बार खुद भी घर पे खुद को रिवाइज करवा के देख लेना, क्या तुम खुद को खुद समझा पा रहे हो क्या। अगर तुम खुद को खुद समझा पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर खुद को भी नहीं समझा पा रहे हो तो फिर गड़बड़ वाली सिचुएशन है करके। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को फ़िलहाल रोकते हैं। कल हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सोचा स्पेलिंग ठीक कर लेना, फैक्टर्स अफेक्टिंग ई ए और आपका डेल्टा एच ई जी। ठीक है, ये दोनों के फैक्टर्स देख लेंगे, सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, और साथ ही साथ में ट्रेंड्स और साथ ही साथ में क्वेश्चन। तो ये एफिनिटी को लेके प्रवचन थे, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। और एफिनिटी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन शीट अभी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि तुमसे वो बनेगी नहीं, अभी मैंने सिखाया ही नहीं ना पूरा टॉपिक। और फिलहाल के लिए आज इतना ही काम है, ठीक है।